सारे गा रे ग पा दा सा सारे सारे गा रे ग पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। साहिब तेरा दिल में बैठा, साहिब तेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अब क्यों डोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई अब क्यों तोले। क्यों तोले मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, क्यों डोले। घट ही में मेरे साहिब बैठा, घट ही में तेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले।
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल प्योले, साहेब मिल गया तिल प्योले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, 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 जब मन अंतर की इस मस्ती को चख लेता है तो फिर डोलना भूल जाता है। फिर चाहे कुछ हो जाए उसके आसपास, वो हर चीज में ईश्वर की इच्छा देखता है, और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध में भक्त जा कैसे सकता है। और सब कुछ जब मेरे मालिक की रजा में हो रहा है तो मैं किसी बात पर किंतु परंतु क्यों करूं। यही निश्चय साधक के, भक्त के मन को इतना मजबूत कर देता है कि अनहोनी से अनहोनी घटना भी अगर उसके आसपास घट जाए वो परेशान नहीं होता, वो डोलता नहीं है, वो दुखी नहीं होता। आज अगर हमको बढ़ते हुए तनाव की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो उसकी वजह जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रह गया, आस्था नहीं रह गई, इसीलिए वो हर बात में परेशान हो जाता है। जरा सा भी कुछ दुख की बात हो, एनीथिंग अनकंफर्टेबल, दैट जस्ट बॉदर्स यू सो मच सो कि आज स्ट्रेस को जेनेटिक कहने लग गए, एंड इट इज अनबिलीवेबल। हाउ कैन यू डू दिस नॉनसेंस? How can you say it, stress is genetic? मेरे पास एक प्रश्न आया है, मैं उसको लेती हूं। पूछा है, why does one have depression? I have had it before and still suffering from it. Now my daughter too has it and they say it is genetic. I am attending this camp for first time and plan to come and see you in the ashram too. आपका बड़ा स्वागत है, आप कभी भी मेरे पास आइए, लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, नलिनी के स्ट्रेस जेनेटिक नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि कुछ ग्लैंडुलर दिक्कत है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये मानती हूँ कि ब्रेन की उस स्ट्रक्चरिंग के लिए आज न्यूरोसाइंस ने बहुत अच्छी तरक्की करी है। उसमें एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की देख रेख में कुछ समय तक अगर दवा चले और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आदमी जोड़ ले तो उसको भी बदला जा सकता है। अमेरिका के एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट और जिन्होंने ब्रेन के ऊपर बहुत काम किया है, डॉक्टर डैनियल एमन, उनका ये कहना है कि जिनके हम ऐसा बोल देते थे क्लिनिक्स में कि इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे बहुत वायलेंट बिहेवियर होना,
बहुत मार धाड़ करना, बहुत गाली गलौज करना, चीज़ें तोड़ना, एब्यूसिव होना, ट्रैफिक के रूल्स तोड़ना, घर के सब रूल्स को तोड़ना, बड़ों के साथ बदतमीजी करना, अनकंट्रोलेबल टेम्पर, किसी का इतना गुस्सा है कि वो मार दे किसी को, तो कोई हैरत की बात नहीं है। इस सब चीज़ के पीछे खोज करते करते उन्होंने ये चीज़ पाई कि अटेंशन डेफिसिट, ये इस बच्चे को कहते थे कि कभी कभी वो बच्चा शरीर से तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग उसका आज भी बच्चे जैसा है, इसलिए अटेंशन मांगता है और उसको मिलती नहीं जब, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे उसके ऊपर ध्यान जाए। वो ब्रेन की स्कैनिंग करके उन्होंने कोई लगभग 40,000 मरीजों के ऊपर शोध किया है, रिसर्च किया है कि कभी कभी बचपन में कोई चोट जैसे माथे पे लग जावे, सिर पे लग जावे, तो प्री फ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन इफ गेट्स डैमेज्ड, अगर इसमें कुछ डिप्रेशन आ गया, यहाँ पे कुछ डिप्रेशन माने दबाव कहीं कुछ आ गया है, तो उस व्यक्ति के जो जजमेंट्स होते हैं, जो वो निर्णय करता है, वो हमेशा बड़े खतरनाक होते हैं और घातक होते हैं। इसी तरह मस्तिष्क के अंदर जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, अगर वहाँ पर कोई चोट पहुँच गई है, आपने ख्याल नहीं किया होगा, कभी कभी जन्म देते समय पर नर्स या दाई के हाथ से बच्चा फिसल जाता है, बच्चा गिरता है, उस समय उसका मस्तिष्क इतना कोमल और इतना सेंसिटिव होता है कि उस समय की लगी हुई चोट उसके आने वाली पूरी जिंदगी को बदल सकती। कभी कभी बच्चे खुद खेलते हुए बहुत जोर से गिर जाते हैं। हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड में, यूरोप में अगर कोई बच्चा ट्राईसाइकिल चला रहा हो और उसने हेलमेट नहीं पहना तो माँ बाप को $100-200 फाइन कर देते हैं। आपके यहाँ के 4500 के करीब हो गए, फाइन करते हैं कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में लगी हुई चोट उस बच्चे के इंटरनल लिम्बिक सिस्टम को, एमिगडाला को खराब कर सकती है, जिससे उस व्यक्ति के पूरे जीवन भर के जो निर्णय है, जो सोच है, जो उसका स्वभाव है, वो सब बदल सकता है। साइकिल भी नहीं चलाने देते बिना हेलमेट पहने हुए। डॉक्टर डैनियल की खोज में यह चीज़ आई कि जिन लोगों को ऐसी चोट लगी थी, या कभी मोटरसाइकिल से गिरे थे, या घर में ही सीढ़ी से बच्चा लुढ़क गया था, और बहुत पूछने के बाद उसको याद आता, हाँ मैं एक बार गिरा था, और उसके बाद वो ब्रेन की स्कैनिंग करते रहे, और स्कैनिंग से मालूम हो जाता था कि एग्जैक्टली दिमाग का कौन सा हिस्सा है जहाँ चोट लगी है, जहाँ ठीक से कार्य नहीं हो रहा है। तो उस हिस्से को ठीक करने के लिए वो लोग कुछ केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं, दवाएं भी कुछ देते हैं, पर आप जान के हैरान होंगे, दवाओं के साथ साथ डॉक्टर डैनियल का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अखरोट खाए, कोई व्यक्ति ऑलिव ऑयल, जैतून का जो तेल है वो खाता रहे, 5 से 6 बादाम की गिरी खाता रहे, पालक खाता रहे, फेनल सीड्स खाता रहे, होल व्हीट मैदा, सूजी, तला हुआ ना खाकर जो सलाद ज़्यादा खाता रहे, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में आए हुए इन चेंजेस को हम मात्र डाइट से ठीक कर सकते हैं। और औषधि के नाम पर वो अपने मरीजों को खेलने के लिए कहते, डांस स्कूल ज्वाइन कर लो, म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर लो, पॉटरी क्लास ज्वाइन कर लो, चेस खेलो, तो इस तरह के वो सुझाव देते हैं। तो 6 महीने से 1 साल में उन लोगों का, उन मरीजों का मन, स्वभाव सब बदल गया। जिनको ये कह दिया गया था कि ये क्लिनिकली डिप्रेशन में है, एक्यूट डिप्रेशन में है, उन सब लोगों को भी इस इलाज के साथ ठीक किया गया। और सबसे जो हैरत करने वाली बात है वो ये कि डॉक्टर डैनियल अपने सभी पेशेंट्स को ध्यान करने के लिए कहते, योग करने के लिए कहते, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बच्चे को भी, जिसको ADD बीमारी थी, उसको योगासन, टेबल टेनिस, कुछ दवाएं, और ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं आपको खाने वाली, ये सब खाना उसके ओमेगा की मात्रा अधिकता के शरीर में जा सके, उस बच्चे को ठीक किया है उन्होंने।
लेकिन आज भी तरस आता है मुझे हिंदुस्तान में काम करने वाले बहुत से मनोवैज्ञानिकों के ऊपर, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, जो कितनी आसानी से किसी को कह देते हैं कि तुझको जेनेटिक डिप्रेशन है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। नॉनसेंस। उनको थोड़ी अपनी पढ़ाई सही करनी चाहिए, उन्हें थोड़ी खोज करनी चाहिए। आप कैसे किसी व्यक्ति को कह सकते हो ऐसे? साइकोलॉजिस्ट का, एक डॉक्टर का काम है एक मित्र होना। वो मरते हुए इंसान को भी यह आश्वासन दे कि तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। ये खासियत एक डॉक्टर में होनी चाहिए, जो आपको ये कह रहा है कि आप जेनेटिक हैं और अब आपका कुछ हो नहीं सकता है। और देखिए, आपने इस सजेशन को मान लिया और आपने स्वीकार कर लिया, और जब किसी बात को आपका अवचेतन मन, आपका अनकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है, अजीब बात यह है कि आपके कॉन्शियस माइंड में वही सब कुछ होने लग जाएगा। The power of subconscious mind is immense. देखिए, आप लोग देखो क्या करते हो, नेगेटिव थॉट्स। बच्चा बाहर गया है, गिरी न जाए, गिरी न जाए, गिरी न जाए। ये जो आप कह रहे हो ना, गिरी न जाए, गिरी न जाए, गिरी न जाए, गिरने की पूरी संभावना बना रहा हो। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि हर शब्द एक ध्वनि है, हर ध्वनि का एक आकार है और हर ध्वनि का एक असर होता है। मैं इसका उदाहरण देती हूं। भयंकर से भयंकर किसी हॉरर फिल्म, और खास करके जिस पे ये शर्त लगी हो कि इस फिल्म को जो अकेला देखेगा उसको इनाम मिलेगा, मैं कहती हूं कि उसके लिए वॉलंटियर आप बन जाइए, पर उनको कहिए हमारी एक शर्त है कि आपका साउंड ऑफ होगा, आवाज नहीं चलेगी, पिक्चर पूरी देखेंगे। और सच ये है, बिना साउंड के, साउंड इफेक्ट्स के हॉरर मूवी आपके लिए कॉमिक मूवी हो जाएगी। आपको हंसी आएगी, कर क्या रहे हैं ये? साउंड से वो डर पैदा करते हैं, शब्द से वो आपके मन में भय उत्पन्न करते हैं। शब्द की आप कीमत समझिए। मैं इसको दूसरी तरह देती हूं, बात कहती हूं। आपको दिन में 4 लोग मिलें और 4 कहें बड़े बीमार से लग रहे हो, ठीक तो हो? बीमार से लग रहे हो, ठीक तो हो? शाम को कोई फिर मिला, बीमार से लग रहे हो, ठीक तो हो? रात होते होते तक आप शीशे में शक्ल देखोगे, मैं बीमार लग रहा हूं। 4 लोगों से तुम पूछने लग जाओगे, क्या मैं बीमार लग रहा हूं? This is power of passive suggestion. आप तो इतने जोर से सब चीज़ों को अडेप्ट करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, जैसे स्पंज पानी पीता ना, ऐसे किसी ने तुमको बोल दिया तुम्हें तो अक्ल ही नहीं, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं, अक्ल ही नहीं, अक्ल ही नहीं है। सुन सुन के तुम खुद मानने लग जाओगे मुझ में अक्ल नहीं। नलायक है तू, नलायक है तू, नलायक है तू। 2 चीजें होंगी, या तो आप अपने आप को नलायक मानने लग जाओगे या वायलेंट हो जाओगे, और जो आपको नलायक कह रहा है जिस दिन आपका मौका मिला उसका मुंह तोड़ दोगे, तुम वायलेंट हो जाओगे। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो दे ऑलवेज लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन। घर आके बोलते हैं मैम ने आज मेरे को देखो प्लस दिया है, प्लस मिला मुझको, गुड मिला है। अगले दिन आज वेरी गुड मिला, इतना खुश आता है। और माँ बाप देख के अरे वाह 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 बच्चे को वेरी गुड मिला, उसको और जोर से छाती चौड़ी हो जाती है। पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, गुड और बैड, इज इमेंस। देखो शरीर से बड़े हो गए, आज भी आपके मन, आपके दिल की हालत अभी भी वही है, बच्चे वाली। बॉस ने ऑफिस में बोला गुड वर्क, खुश होता है। बॉस ने बोला नलायक गधे, दुखी हो जाता है। 70 साल 75 साल का बुजुर्ग कोई बैठा था, उसका पोता आके कहता है कि माई दादू इज स्ट्रॉन्गेस्ट। 70 साल के बूढ़े में भी जवानी आ जाती कि हूं बिल्कुल है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अब इसके विपरीत अगर घर के लोग बार बार उसको कहने लगे बुढ़ा हो गया, तू तो बुढ़ा हो गया, तू तो बुढ़ा हो गया, तो वो भी मानने लग जाएगा बुढ़ा ही हो गया हूं, बुढ़ा ही हो गया हूं। हिंदुस्तान में
जब भी कोई रिटायर होता है 58 में, कहीं कहीं 60 में रिटायर होते हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा 2-4 साल आगे पीछे है। रिटायर होने वाले आदमी को मैंने देखा अक्सर डिप्रेशन में चले जाते, बेकार ही हो गए, सरकार ने भी घर ही बैठा दिया, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम। और ये दिन रात सोच सोच के वो सही में बीमार भी हो जाते हैं। अच्छे भले थे, तगड़े थे, ऑफिस जाना आना शॉपिंग सब करते थे, अब जब से घर बैठे डाउन चले जाते। इसके विपरीत मैंने देखा अमेरिका में आप किसी टूरिस्ट रिजॉर्ट में, किसी टूरिस्ट सिटी, किसी स्पॉट में चले जाइए, वहाँ मैक्सिमम नंबर में आपको बूढ़े लोग दिखाई देते, बूढ़े। 2 साल पहले हम नॉर्वे से डेनमार्क एक शिप में गए थे, उस शिप में 80% बूढ़े लोग थे। वहां के बूढ़े और यहाँ के बूढ़ों में बड़ा फर्क है। यहाँ के बेचारे ऐसी मोह ममता के मारे हुए एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चों को सब कुछ, मेरा बच्चा खा ले, मेरा बच्चा कॉन्वेंट पढ़ ले, मेरा बच्चा MBA कर ले, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कर ले। बेचारा पेट काट काट के उनको पालता है, फिर उनकी शादी में कितना खर्चा कर देता है, और जब तक उनकी रिटायरमेंट एज आती है पैसे भी कम हो जाते हैं, शक्ति भी कम हो जाती है, और ऊपर से भारत में ये कहा जाता है बुढ़े हो गए आराम करो, राम राम कर, राम राम कर। तो चलो राम राम ही करता हूँ अब मैं। वहां पर मैंने देखा वो कहते हैं आवर लाइफ बिगिन्स एट 60 से हमारी उम्र शुरू हुई, और जब वो काम भी करते हैं तब उस समय पर भी वो अपनी सेविंग करते रहते हैं। और जब बच्चों की शादी होती है तो वहां का सिस्टम कुछ ऐसा है, बच्चे बता देते हैं पाप्स आई एम गेटिंग मैरिड, ओके सन आई विल कम, इफ आई हैव टाइम आई विल कम, समय होगा तो आ जाऊंगा, आएगा तो अब कुछ दे दिया, चेक वैक उसने तो दे दिया, नहीं तो दूसरे मेहमानों की तरह आएगा, खाना खाएगा, डांस करेगा, मुफ्त की शराब पिएगा और जाएगा। नहीं देते वो, कहते पढ़ा दिया, पढ़ाया क्या, स्कूल फ्री है वहां पे, कॉलेज करा दिया, कॉलेज में भी उनको उतना खर्चा नहीं होता है। 14-15 साल की उम्र से ही बच्चों को ये सिखाते हैं बेटे कमाओ, घर मेरा है, मेरी मर्जी से रहना है, मेरी मर्जी से रहना है, कमाओ और फिर अपनी मर्जी करो। वो भी स्कूल गोइंग बच्चे नौकरियां करने लग जाते हैं, पार्ट टाइम पैसे जोड़ने लग जाते हैं, 18 के होते ही घर से बाहर। और एक घर में लॉस एंजलिस में एक महिला मुझे कह रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ कह रहे मैं बड़ी दुखी हूं, मेरा लड़का 25 साल का हो गया है अभी तक घर में रह रहा है, और ये हिंदुस्तानी महिला है, गोरी नहीं है। मैं तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप खुश होइए, क्योंकि हो सकता है कल आप रोएं कि बच्चा पूछने भी नहीं आता है, मिलने नहीं आता है। कहते नो 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 आई एम रेडी फॉर दैट, ही शुड गो, व्हाई इज ही एट होम। मैं बहुत बढ़िया बात है, वो मन की ऐसी फालतू ममता कोई नहीं बनाते। और 60 के आते ही उनकी हॉलीडे शुरू हो जाती। हमारे यहां 60 के आते ही वो कफन का ऑर्डर देने लग जाते हैं, यही पूछते हैं एक दूसरे को, अच्छा अब अगला प्रोग्राम क्या है, बिल बना दी है नहीं बना दी है। आपने सोच लिया, आपका शरीर, आपका जीवन बिल्कुल वैसा हो जाता है। द पावर ऑफ सजेशन, द पावर ऑफ थॉट, उसको आप समझिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़ी अद्भुत बात कही। अब आप लोग शास्त्र तो पढ़ते नहीं हैं, तो शास्त्र क्या कहते हैं सो तुमको कहती हूँ। वेद में एक प्रार्थना है, वेद में एक ऐसा श्लोक आता है जो सुबह के समय पर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को देखते हुए ये कहा जाता है कि हे सूर्य देव, आज से मेरी उम्र 100 वर्ष की हो, आज से, फ्रॉम टुडे इट शुड बी 100। सूर्य को शरीर का कारक मानते हैं, शरीर का बनाने वाला मानते हैं, तो सूर्य को प्रार्थना करते हैं आज से 100 वर्ष। एक ने कहा ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि शत आयु जीवेत भव, 100 वर्षों तक मैं जीऊं, ऐसी प्रार्थना वो इसलिए कर रहा है क्योंकि 24 घंटों में समय कितना कम है, और जो आत्मा अनुसंधान करना है उसके लिए वक्त बहुत सा चाहिए, और ये काम पूरे किए बगैर वो मरना नहीं चाहते, इसलिए हर दिन
हर सुबह वो यही प्रार्थना करता है, आज से मेरे 100 वर्ष हों। इसलिए नहीं कि उनको मरने से डर लगता है, इसलिए कि जिंदगी में जो श्रेष्ठ काम करने हैं उसके लिए आयुष्य चाहिए, उसके लिए आयु चाहिए। और फिलहाल तो आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आयुष कम हो, जैसे खाना ज्यादा खाते हैं। ज्योतिष में दूसरा घर खाने का है और दूसरा घर मौत का भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। ज्योतिष चार्ट में 7वां घर शादी का भी है, 7वां घर मौत का भी है। मौत तो साथ चल रही है। अधिक खाएगा जल्दी रोगी होगा, कम खाएगा स्वस्थ रहेगा। न्यूट्रिशियस खाए, पौष्टिक खाए, बासी तले हुए भोजन से दूर रहे। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर भगवद गीता में बात कही कि आपका खाना पीना व्यवहार युक्ति पूर्वक होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्ति पूर्वक जीवन होना चाहिए। क्या खाना, कब खाना, क्या सोना, कब पीना, क्या पीना, इसका विचार होना चाहिए। तो ऋषि कहते थे कि सुबह जब जगो तो सबसे पहले बिस्तर में हो आप। इस चीज को आज आप सीखिए और कोशिश करिएगा, जब तक जिंदा हो इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप बिस्तर में पड़े हैं, सो रहे थे और नींद खुली, अभी आंख नहीं खुली है, तो हाँ उसी समय पर सबसे पहला विचार यहाँ आना चाहिए कि प्रभु आपका धन्यवाद कि सांस चल रही है और हम जिंदे हैं अभी। तो बिस्तर में आंख बंद किए किए में मानसिक अथवा हाथ जोड़ करके परमेश्वर को प्रणाम करें। और पहला शब्द जो आपके मुख से निकले सो ओम होवे, राम होवे, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी सहस्रनामा। एक तो विष्णु सहस्रनामा है, विष्णु के 1000 नाम हैं। गुरु अर्जन देव जी ने दिए 1000 नाम, गुरु रामदास ने दिए हैं 1000 नाम। उन नामों में से कोई भी नाम हो सकता है। सबसे पहला जो शब्द है आपकी वाणी से जो निकले वो नाम हो। फिर जब उठे तब सबसे पहले यह भी देखना चाहिए कि आपका कौन सा श्वास चल रहा है, और जो श्वास चल रहा हो वही पांव जमीन पर उतारिए। ये सब आयुष को बढ़ाने के लिए नुस्खे हैं। फिर क्लीन योर बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली, अंदर बाहर से शरीर साफ करें। कफ ज्यादा है तो नेति इत्यादि करें, पेट में मल है तो प्रक्षालन जैसी कुछ विधा कर लें। थोड़ी सैर करके शरीर को साफ करके नहला धुला करके और फिर आसनों का अभ्यास करें। आसनों को होश पूर्वक करें, समझते हुए करें। फिर बैठ के प्राणायाम करें, और प्राणायाम करते समय पर आप समझिए कि हर श्वास जो आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं, तो नाड़ी शोधन करते समय पर हस्त मुद्रा बनी हुई है और श्वास अंदर ले रहे हैं, और हर श्वास जो अंदर जा रहा है उसके साथ एक विचार कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर पुष्टि में आ रहा है, मेरे शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, आई एम गेटिंग स्ट्रांग।